तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो द स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 212 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग कंटिन्यूअसली 32 डेज तक अपनी पढ़ाई को जारी रख रहा था। आप भी ऐसे ही करो, एग्जाम आने वाले हैं। और आज फिर लू फेंग रिग्रेट कर रहा था कि आखिर उसने बाकी सारे क्लासेस को क्यों नहीं अटेंड किया, जो कि गोल्ड और स्पेस को कंबाइन किए हुए था, और वो इसी के रिग्रेट में था। तो बात उससे क्या थी कि आखिर तुम रिग्रेट किस बारे में बात कर रहे हो, यहाँ पे इसका कोई फायदा नहीं है। चलो मैं तुम्हें एक अच्छी न्यूज बताती हूँ, तुम्हारी फेवरेट स्पेस गोल्ड फ्यूजन क्लास आज रात को ही होने वाला। तो लू फेंग भी सुनकर खुश हो जाता और कहता तो फिर ठीक है, मैं इसको आज रात ही अटेंड करूंगा। और वो कहता कि चलो पहले मैं अपने स्ट्रेंथ को देखता हूँ कि आखिर ये कितनी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। और हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने बालकनी से कूदकर डायरेक्ट बाहर निकल जाता है, और उसके पीछे कई सारे इमेजेस फॉर्म हो चुके थे। और अब में सीन चेंज कर ट्रेनिंग ग्राउंड बिटवीन द साइनी को दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग सिमुलेट करता है हॉर्न ड्रैगन सिटी को। और अभी के मरतबा लू फेंग बवाता की हेल्प ले रहा था, जहाँ पे उसकी हेल्प से वहाँ पे लार्ज पोर्शन एक ह्यूज सिटी की तरह बन जाता है, और वो पूरा सिटी एम्प्टी होता है। लू फेंग अपने पीछे डार्क गोल्डन रॉन्ग रड को लिए हुए होता, और अभी के मरतबा वो 9 स्टोरी नॉर्मल बिल्डिंग बालकनी पे खड़ा होता है। और फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है राइज, और हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग के पीछे से 1600 ब्लेड्स जो कि स्पीड डांसिंग की तरह तैर के आ रहे होते, वो लू फेंग के सामने आ जाते हैं। उन सारे ब्लेड्स में गोल्डन थ्रेड जिसमें कि ओरिजिन लॉ इन्फ्यूज होता है, और एक ब्लिंक में ही आई में वहाँ पे गोल्डन टॉटम पिलर बन जाता है। लू फेंग कहता जाओ उस स्काई स्क्रैपर्स को ब्रेक कर दो। हमें टॉटम पिलर को दिखाया जाता है जो कि पूरे के स्पेस को ही कंप्रेस कर रहा था, और उसकी मूवमेंट ऐसी लग रही थी जैसे कि वो टेलीपोर्ट कर रहा था, क्योंकि जो भी चीज सबसे ज्यादा फास्ट हो जाती है वो ऐसा ही लगता है जैसे कि वो टेलीपोर्ट कर रहा है। हमें दिखाया जाता है कि एक ही झटके में वो कई किलोमीटर चली जाती है, रास्ते में जितने भी स्काई स्क्रैपर्स साथ है वो सबको धूल में उड़ाते चली जाती है। और अभी हमें दिखाया जाता है कि वो जहाँ भी जमीन पे पड़ता वो जमीन को भी चकनाचूर कर देता, वहाँ पे उसकी शॉकवेव भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, और वहाँ पे जहाँ भी टकराता कई किलोमीटर में सिर्फ धूल ही धूल हो जाता। लू फेंग भी कहता है कि मेरी स्ट्रेंथ कंट्रोल अभी तक प्रिसाइज नहीं हुई है, मुझे अभी अच्छे से इसको कंट्रोल करना होगा। मैं अपने सारे स्पीड अटैक को एक ही जगह कंडेंस करके एक लाइन में फॉर्म करना चाहता हूँ, लेकिन अभी के मर्तबा मुझे इसमें थोड़ी परेशानी आ रही, लेकिन फिर भी कुछ भी हो मुझे ऐसे ही करना है। और अभी के मर्तबा लू फेंग ने अपने टाइम स्पेस स्क्रिबल्स के 10,000 टेक्निक्स को चेक किया होता है। वहाँ पे कहता है कि मेरी अभी कंप्रीहेंशन 10 और 11 वंडर में जा चुकी है, और अभी के मर्तबा मेरी टॉटम पिलर भी पहले के मुकाबले कई गुना स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। और लू फेंग कहता जाओ, और मैं उसके टॉटम पिलर को दिखाया जाता है जो ऐसा लग रहा था जैसे कोई जमीन को गॉड पनिश कर रहा होगा। जहां पे वो क्रैश करता वहां का पूरा एरिया डस्ट बना जाता। लू फेंग पूरा सेटिस्फाइड था इस मोमेंट को देखकर। वो कहता है कि मेरी अभी कंट्रोल थोड़ी लाइट है, लेकिन इसको हेवी होना चाहिए, और अभी के मर्तबा मैं इस फीलिंग को महसूस कर पा रहा हूँ। वो कहता है कि मैंने टाइम स्पेस स्क्रिबल्स को पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा ह्यूज बेनिफिट्स हुआ है, और मेरी नॉन-सन आर्मर्स 4th लेवल 5th लेवल के मुकाबले से भी कई ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुकी है। और कहता है चलो मैं इसको एक शॉट देता हूँ। मैं लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो टॉटम पिलर अपने काउंटलेस गोल्ड लाइट में बदल जाता है, और फिर फॉर्म होकर गोल्डन रॉन्ग रड बन जाता है। लू फेंग कहता है, और हमें दिखाया जाता है 10,000 लिटिल गोल्डन लाइट्स एक जैसा फॉर्म हो जाता है, और वहां पे लगता है ऐसा कि आसमान में सूरज आ गया, और इसमें से काउंटलेस गोल्डन लाइट्स निकलने लगते हैं, और सारे मिलके 36 1 लॉन्ग गोल्डन ब्लेड्स बना देते हैं। और अभी के मर्तबा इन सारे 36 गोल्डन ब्लेड्स में 1 गोल्डन लॉन्ग ब्लेड बनी हुई होती है। और हमें दिखाया जाता है नॉन-सन आर्मर्स 5th लेवल एवरी ब्लेड में 81 लिटिल ब्लेड्स मौजूद थे, वहीं पे 36 सबको मिला दिया जाए तो लू फेंग अभी टोटल
2916 लिटिल गोल्डन ब्लेड्स को कंट्रोल कर पाना था। और या फिर लू फेंग उन सबको कंबाइन करता है और मैं उन 36 ब्लेड्स को दिखाया जाता है जहां पे वो कंबाइन होके एक बन जाते हैं। और अभी की मर्तबा लू फेंग अपने उसमें कॉम्प्रिहेंशन ऑफ स्पेस एंड गोल्ड ऑरिजिन लॉ को भी कंबाइन कर देता है और लू फेंग उसको कंट्रोल कर देता है। हमें लू फेंग के कॉन्शियसनेस को दिखाया जाता है जो कि क्वांटम कंप्यूटर की तरह ही होता है जो हर एक चीज को मैनेज कर रहा होता है। और अभी के मर्तबा मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि लू फेंग की कॉन्शियसनेस इस लेवल तक बढ़ चुकी है कि वो धरती पे मौजूद किसी भी क्वांटम कंप्यूटर को आराम से टक्कर दे सकती है। और अभी के मर्तबा लू फेंग अपने परसेप्शन से कहता है सक्सीड और वो सबको कंबाइन कर देता है। हमें दिखाया जाता है कि वो 36 गोल्डन ब्लेड्स मिलके फाइनली एक 3 मीटर लॉन्ग गोल्डन ब्लेड से बन जाते हैं। और अभी के मर्तबा वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। लू फेंग उन सबको मिलाता है, हमें लू फेंग के कॉन्शियसनेस को दिखाया जाता है जो कि उन पूरे को मिलाने के समय लू फेंग की कॉन्शियसनेस अपने लिमिट तक आ चुकी थी। और यहाँ पे लू फेंग बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि लू फेंग अभी 5th लेवल को यूज कर रहा था। हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग इसको बहुत ही मुश्किल से कर पा, लेकिन तभी वहां पे वो सारे 2916 ब्लड लिटिल एक साथ मिल जाते हैं। और अभी के मर्तबा लू फेंग की वो अटैक फेल हो जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा थी। और लू फेंग कहता है कि मेरी स्पिरिट एनर्जी अगर डोमेन लॉर्ड लेवल की होती तो मैं अपने इस फोर्स को कंबाइन करके इनको रिलाई कर सकता था और अभी मेरी कंप्रिहेंशन गोल्ड ऑरिजिन में और भी ज्यादा डीप होती तो मैं इसको फॉर्म कर पाता। और अभी के मर्तबा लू फेंग कहता है कि इस फाइनल पॉइंट में वो अपने सारे गोल्डन ट्रेड्स को परफेक्टली कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन अभी इन सारे को यूज करने में लू फेंग को दिक्कत आई थी क्योंकि इतने सारे नाइफ 2916 को एक साथ कंट्रोल करना ये थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लू फेंग को अभी और भी कंप्रिहेंशन में डीप जाना था, मतलब कि उसको और भी ज्यादा सीखना होगा। और वो कहता है कि नॉन आर्मर से एक स्पिरिट वेपन है जो कि स्पेस और गोल्ड ऑरिजिन लॉ के फ्यूजन से ही बनता है और ये 9 गॉडली वेपन्स में से एक है। तो यहाँ पे लू फेंग बाकी सारी चीजों को बताता है कि गोल्ड वुड वाटर फायर ग्राउंड विंड लाइट एंड थंडर में से ये आठ बहुत ज्यादा आसान है जो कि स्पेस और टाइम बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं। और यहाँ पे लू फेंग ने अपने नॉन आर्मर्स का फॉर्मेशन के दरमियान उसने अपने गोल्ड ऑरिजिन लॉ पे ज्यादा फोकस किया था और यहाँ पे स्पेस लॉ की थोड़ी सी कम जरूरत होती है गोल्ड ऑरिजिन लॉ को इस नॉन आर्मर्स यूजेज में। अभी की मर्तबा लू फेंग कहता है कि मेरी स्पेस ऑरिजिन कॉम्प्रिहेंशन इनफ है 5th लेवल के लिए, लेकिन अभी मैं कंप्लीटली इसको नहीं कर सकता हूं और मेरी गोल्ड ऑरिजिन लॉ यहाँ पे अभी कॉम्प्रिहेंशन में ये पूरी तरह से अभी फिट नहीं बैठा है, मतलब कि मुझे अपने स्पेस से ज्यादा गोल्ड ऑरिजिन लॉ पे ध्यान देना होगा। और अब फिर लू फेंग इन्हीं सब के बारे में बात करता है और यहाँ पे कई सारी थ्योरीज होती है। और यहाँ पे लू फेंग कहता है कि चलो मेरे पास एक टीचर नहीं है जो कि मेरे पास स्पेशलाइज हो गोल्ड में, नहीं तो मैं इसको आराम से सीख पाता। और यहाँ पे वो कहता है कि जैसा कि मैंने गोल्डन हॉर्न बेस्ड की टेक्निक में देगा तो यहाँ पे मैं उसके टेक्निक को यूज के अपनी स्पीड के इंप्रूवमेंट को और भी ज्यादा बढ़ा सकता हूँ अपने गोल्ड ऑरिजिन लॉ को। और यहाँ पे लू फेंग कहता है इनहेरिटेंस मेमोरी और अभी के दरमियान तो लू फेंग के पास समुद्र का भंडार लगा हुआ है टेक्निक्स थी जो कि लू फेंग यही सोचता कि आखिर मैं अपने गोल्डन हॉर्न बेस के लिए कौन सी टेक्निक को एक्वायर करूं जो कि इसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होना, क्योंकि लू फेंग के पास अभी बहुत ज्यादा टेक्निक्स थी। और फिर लू फेंग को दिखाया जाता है जो अपने उसी इनहेरिटेंस मेमोरी को देखता हो। वहां पे लू फेंग और बबाता मिलकर एनालाइज कर रहे थे कि आखिर सबसे ज्यादा सुटेबल कौन होगा। और वहां पे उसके थोड़ी देर बाद लू फेंग का क्लास भी शुरू होने वाला था। और अब फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पे हमें एब्सोल्यूट बिगनिंग रीजन मिला 1136 स्लिट हाउस एक बंदे को दिखाया जाता है जहां पे लू फेंग होता है और वो कहता है कि ये पब्लिक क्लास अभी गोल्ड ऑरिजिन स्पेस के फ्यूजन के बारे में थी और यहाँ पे ये उतना भी बुरा होने वाला नहीं। हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो उस क्लास में आ चुका होता है, उसके सामने एक बिल्डिंग होता है, उसी में जाके लू फेंग को जाना होता है। लू फेंग देखता है कि वहाँ कई सारे बंदे मौजूद थे जो कि अपने क्लास को करने के लिए आए हुए। तो हमें दिखाया जाता है कि ये पूरी बिल्डिंग फ्यू 100 किलोमीटर्स में मौजूद थी और इसकी अर्थ पर अगर कंस्ट्रक्शन की बात करी जाती तो ये अनबिलीवेबल होता है क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन बहुत ही महारत से की हुई थी। और हमें दिखाया जाता है क्लासरूम को जिसका क्लास नंबर 2 होता है जिसकी अकेले ही साइज 80 किलोमीटर लंबा 60 किलोमीटर चौड़ा होती है जो कि बहुत ही बड़ा होता है। वहाँ पे टोटल 1000 सीट्स मौजूद होती है जहाँ पे सारे लोग आके बैठ सकते हैं। वहाँ पे एक टीचर की जगह होती है जहाँ पे एक अनडाइंग विंग आता है। फिर हमें
लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो होता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक बंदा आ जाता है जहाँ पे कोई और नहीं यी के होता है और लू फेंग के साथ आके चिपक जाता है और कहता है कि यू फेंग तुम कैसे हो। हमें दिखाया जाता है कि वो यूथ बाल और ब्रॉन्ज स्किन होता है, उसके अंदर से बहुत ही पावरफुल फेस ऑरा निकल रही होती है। और हमें लू फेंग के दिखाया जाता है कि ये लू फेंग का एक दोस्त है उन सारे बाकी दोस्त में जो कि उसके एब्सोल्यूट बिगिनिंग रीजन में होते हैं। और अभी के मर्तबा यहाँ पे लू फेंग उसके साथ ही बैठ जाता है और ये के भी कहता है कि लू फेंग मैंने तुम्हें इस पास्ट महीने में नहीं देखा है। और वो कहता है कि यहाँ पे कई सारे क्लास हुए, इस मंथ में लगभग 10 क्लासेस हो चुके हैं, लेकिन मैंने तुम्हें कहीं नहीं देखा। मैंने तुम्हें कोर्स भी भेजा लेकिन वो कट ऑफ हो गए। तो लू फेंग हंसते हुए कहता है कि मैं कुछ टेक्निक्स को स्टडी कर रहा था और मैं उसमें पूरी तरीके से डूब गया था, इसलिए मैं उसको अटेंड नहीं कर पाया था। हमें बताया जाता है इक्की के बारे में जो कि एक डोमेन लॉर्ड लेवल का बंदा होता, वो एब्सोल्यूट बिगिनिंग रीजन का मेंबर होता। आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि वो आखिर डोमेन लॉर्ड लेवल का कैसे बन गया, तो आप लोग चिंता मत करो, लू फेंग भी यूनिवर्सल लेवल 9 का बंदा हो चुका और अभी के मर्तबा वो फिर से डाइव में पुल मारेगा, जिसके कारण लू फेंग की कॉन्शियसनेस स्पिरिट एनर्जी भी यूनिवर्सल लेवल 9 तक पहुंच जाएगी। और अभी के मर्तबा लू फेंग उन सबको देखने लगता है जहाँ पे वो चाहता था कि वो सारे गोल्ड क्लासेस को अटेंड कर दे, लेकिन अभी के मर्तबा स्टडी की kind नहीं कर पाता। और अब में ये को दिखाया जाता जो कहता है कि अपने स्टडी में डूबे हुए हो, तो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा जो रिवॉर्ड मिला है स्टडी से वो छोटा नहीं होने वाला है। तो लू फेंग भी कहता है हम। और फिर यहाँ पे ईके को दिखाया जाता है जहाँ पे वो कहता है कांग्रेचुलेसन मेरे ब्रदर, मुझे पता है कि तुम्हारी रिवॉर्ड्स बहुत ज्यादा स्मॉल नहीं होने वाली है। और फिर लू फेंग भी ये सुनकर खुश होता है। और फिर हमें ईके को दिखाया जाता है जहाँ पे वो कहता है कि तुम जानते हो मैं यहाँ पे अथॉरिटी को कंट्रोल कर सकता हूँ। और अभी के मर्तबा यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज भी हो रही है और वो कहता है कि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में तुम भी इसमें जरूर सक्सीड होंगे और जब मैं ऐसा करूंगा। लेकिन तभी लू फेंग उसमें कहता है कि ये तो तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हें अब अथॉरिटी मिल गई है कि तुम अभी बाहर जा सकते हो, लेकिन अभी के मर्तबा मैं अपनी ट्रेनिंग में ही रुका हुआ हूँ। और अभी के मर्तबा देखा जाए तो जितने बंदे डोमेन लॉर्ड लेवल के बंदे हो जाते हैं वो एब्सोल्यूट बिगिनिंग रीजन के बाहर जा सकते हैं। मतलब ये कि यूनिवर्सल लेवल तक आपको अंदर ही रहना, क्योंकि अंदर सेफ होता है ज्यादा बाहर के मुकाबले। और डोमेन लॉर्ड लेवल के बाद वहां पे आपको मिशन ये सारे अप्लाई करनी पड़ते हैं, वर्चुअल यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलते हैं मिशन कि आपको इसको करना होगा। और अब फिर यहाँ हमें सारे लेवल्स के बारे में बताया जाता है और भी डिटेल में कि डोमेन लॉर्ड लेवल को बॉडीगार्ड्स के टीम में कमांड के लिए लिया जाता है जो कि एक यूनिवर्स कंट्री के अंदर के आते हैं। वहीं पे लू फेंग जो कि अभी गवर्नमेंट के अंदर आता है, उसे बाहर जाने की अनुमति नहीं है। वहीं पे हमें सेक्टर लॉर्ड के बारे में बताया जाता है कि डोमेन लॉर्ड के बाद आते हैं सेक्टर लॉर्ड, जिससे कि और भी डेंजरस मिशन में भेजा जाता है, उन्हें डेंजरस सिचुएशन में ही भेजकर उन्हें लेवल अप करवाया जाता है। और ऐसे ही करके वो अपने यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने लगते हैं। उन्हें टेरिफाइंग एक्सटर्नल बैटलफील्ड में भेजा जाता है जहां पे स्ट्रॉन्ग बंदे तो वहां मीट के जैसे ही काट दिए जाते हैं, और कुछ समय तो ऐसे ही होते हैं जहां पे उन्हें यूनिवर्स सीक्रेट रीजन से भी ज्यादा खतरनाक जगहों पे भेजा जाता है ताकि वो वहां जाके अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके। और यहाँ पे वो ईके कहता है तुम्हारे पास एक चांस है। और यहाँ पे ईके भी कहता है लू फेंग अभी के मर्तबा तुम यूनिवर्सल लेवल में हो और तुम आराम से वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के प्रोटेक्शन में अपने रह के इसको ट्रेन कर सकते हो। और अभी के मर्तबा तुम कंट्रोल एरिया में जाके मिशन को ले सकते हो, और जब तुम डोमेन लॉर्ड में चले जाओगे तो तुम किसी यूनिवर्स कंट्री में जाके ले जाओगे। वहां पे बहुत बड़ी टेरिटरी मौजूद होगी जो कि कंट्रोल की जाएगी, और वहां पे कई सारे ट्रेनिंग बेगिंस भी होंगी और वहां बहुत ज्यादा खतरा भी मौजूद है। स्पेशली बात की जाए सेक्टर लॉर्ड लेवल की तो वहां पे वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और ऐसे ही करके वो सारी चीजें उसको बताता है और लू फेंग भी हामी भरता है। अभी के मर्तबा देखा जाए हमें एक और चीज बताई जाती है कि इस वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में यूनिवर्सल लेवल का बंदा बच्चे की जैसे माना जाता है जिसको खिला पिलाकर बड़ा किया जाता है। वहीं पे डोमेन लॉर्ड लेवल को एक यूथ की तरह माना जाता है जो कि बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहीं पे सेक्टर लॉर्ड को एडल्ट्स के जैसा माना जाता है जो कि अपने लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल्स को बिगिन कर सकते हैं, और अगर वो सक्सेसफुल हो गए इसमें तो अनडाइंग लेवल में पहुंच पाएंगे। और इसकी इफिशिएंसी रेट बहुत कम होती है कि कोई भी बंदा इतनी आसानी से तो अनडाइंग में नहीं बनने वाला है। और अब में सीन चेंज कर क्लासरूम को दिखाया जाता है जहाँ पे कई सारे हंड्रेड्स बच्चे से ज्यादा स्टूडेंट्स वहां पे आ चुके होते हैं। वहीं पे लू फेंग और ये कि वो दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे होते, लेकिन तभी वहां पे एक और बियर्ड ड्वार्फ बंदा आ जाता है जो कि यीके की तरफ स्माइल करते हुए कहता है, और वो वहां पे आके बोलता है कि यीके जो बंदा तुम्हारे बगल में बैठा वो जरूर लू फेंग होगा ना। मैं उस
उस बंदे को दिखाया जाता है जहाँ पे ईके उसको देखकर खुश हो जाता है। हमें यहाँ पे ड्वार्फ को दिखाया जाता है जो लूफेंग को देखकर कहता है कि तुम कैसे हो, मैं जाजी वू हूँ, यूके का एक सिमिलर जैसा दोस्त जो कि डोमेन लॉर्ड लेवल में है। और वो कहता है कि मैं हमेशा से तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है लेकिन अभी के मर्तबा मुझे एक बार भी चांस नहीं मिला। लूफेंग भी उससे स्माइल करते हुए कहता है कि तुम भी कैसे हो। और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि वहाँ पे यूके उसके बारे में इंट्रोड्यूस करवाता, जहाँ पे वो कहता है कि लूफेंग ये जावू की है जो कि एक क्राफ्टी पर्सन है और ये उतना भी बुरा नहीं है और ये इसने मुझे 1000 ऑफ ईयर्स से जाना है। और अब फिर ये सुनकर यहाँ पे ये भी खुश हो जाता है। और अब फिर हमें जीके वू को दिखाया जाता है जहाँ पे लूफेंग से वो कहता है कि मैंने सुना था कि तुम अपने फर्स्ट टाइम प्राइमिक के उस सिटी में तुम अपने 5 लेवल्स को पास कर देते हेवनली ब्रिज में से। तो ये सुनकर कहता है कि हाँ मैंने किया था। और अब फिर जावू जी कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करता हूँ। और अब फिर यहाँ पे वो सब बात करने लगते, लेकिन तभी हमें यहाँ पे जावू जी को दिखाया जाता, लेकिन यहाँ पे जावू जी कहता है कि मैं यहाँ पे एक्सचेंज करना चाहता हूँ वर्चुअल यूनिवर्स में ट्रेजर ट्रॉप्स से, क्योंकि मेरे पास इतने इनफ पॉइंट्स नहीं है कि मैं उनको एक्सचेंज नहीं कर सकता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि लूफेंग मुझे तुम एक्सचेंज करने में मदद करोगे। और वो कहता है कि अभी के मर्तबा पॉइंट्स को तुम यूज करोगे तो मैं तुम्हें 1 मिक्स्ड एलिमेंट्स हर एक 5 पॉइंट्स के मर्तबा में देने वाला हूँ। और यहाँ पे जावू जी भी कहता है कि अगर तुमने 1000 पॉइंट्स को यूज किया तो मैं तुम्हें 200 मिक्स्ड एलिमेंट्स दे दूंगा। और वो कहता है कि तुम्हें ये जानना चाहिए कि बहुत ही अच्छा डील है। तो ये सुनकर लूफेंग भी शॉक हो जाता है। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि लूफेंग ने पहले मर्तबा ही सारे कैलकुलेशन कर लिए थे कि यहाँ पे अगर प्राइस के मुताबिक देखा जाए ट्रेजर ट्रॉप में, तो लूफेंग ने कैलकुलेट किया था कि एक मिक्स्ड एलिमेंट्स में हमने 7 to 8 पॉइंट्स मिल जाते हैं। और अभी के मर्तबा हमें ईके को दिखाया जाता है जो कहता है यहाँ से जाओ, यहाँ पे तुम इसके बारे में मत फंसना। और यहाँ पे ईके उसे कहता है कि अगर रियल मनी की बात करें तो पॉइंट्स को अर्न करना बहुत ही हार्ड होता है, क्योंकि ट्रेजर ट्रॉप्स को हम पॉइंट्स से ही कर सकते हैं। और अभी के मर्तबा हमें यह पॉइंट्स बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, हमें किसी मिशन को करना पड़ता है और ऐसे ही करके। और लूफेंग से कहता है कि तुम ऐसा मत करना। हमें लूफेंग को भी दिखाया जाता है जहाँ पे वो इसके लिए मना कर देता है, लेकिन अभी भी वो कहता है कि तुम्हारे पास अभी बहुत पॉइंट्स होंगे, क्योंकि 10 टाइम्स ने तुमने इसे क्रॉस किया था और तुम्हारे पास लगभग 30,000 पॉइंट्स तो होंगे, इसलिए मैं इसको एक्सचेंज करना चाहता हूँ, ये अच्छी डील है। लेकिन अभी के मर्तबा वो इसके लिए भी मना कर देता है कि नहीं, यहाँ पे मैं नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ के ट्रेजर्स को देखा जाए तो यहाँ के ऑक्शन में भी वो बहुत ही मुश्किल से मिलता है। और यहाँ पे लूफेंग भी उन सब के बातों को बारे में सुन रहा होता है, लेकिन लूफेंग भी उसको मना कर देता है। और अब फिर हमें लूफेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो ईके को देखता है जिसके पास मेटल लाइफ फॉर्म होती है। और अभी के मर्तबा उसमें भी क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन मौजूद होती है और वो भी अभी अपने डोमेन लॉर्ड लेवल में 2 में ब्रेक थ्रू किया होता है। और अभी के मर्तबा जब उसने ब्रेक थ्रू किया होता है तो उसको यूनिवर्सल लेवल 9 से डोमेन लॉर्ड में आने के लिए उसको कॉस्ट पड़ी थी 1 लाइफ फ्रूट की, जो कि लूफेंग ने यूज किया था। उस वक्त उसकी क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन भी इवॉल्व होकर यूनिवर्सल लेवल 1 में आ चुकी थी। और आप में से ऐसे एक बंदे ने पूछा था कि क्या किसी और के पास क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन हो सकती है, तो हाँ यार, ये ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्स में बहुत ही कॉमन है, कोई भी इसे पैसे से खरीद सकता है। और इन सारे बंदों के लिए ये बहुत ही कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे अगर उसकी प्राइस देखी जाए तो उन सबके सामने कुछ नहीं। और अब यहाँ पे लूफेंग पूछता है कि बाबा मैं क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन के ब्रेक थ्रू एवोल्यूशन में सेक्टर लॉट तक पहुंचने के लिए आखिर मुझे कितने पॉइंट्स को स्पेंड करने होंगे, कितने पॉइंट्स में मैं अपने सेक्टर लॉट तक पहुंच सकता हूं। और फिर लूफेंग कहता है कि आखिर अनडाइंग विंग में ब्रेक थ्रू करने के लिए मुझे कितने पॉइंट्स की जरूरत होगी। तो मैं बाबाता को दिखाया जाता है जो कहता है कि अगर बात करें यूनिमो मास्टर के न्यूचोर की, जो कि उन्होंने अपने क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन को किया था डोमेन लॉर्ड लेवल से सेक्टर लॉर्ड में, तो उन्होंने इसको करने के लिए कई सारे ट्रेस और कॉम्बिनेशन को यूज किया था। वो कहती है कि उन्हें तुम्हें यूज करने के लिए कम से कम 1,20,000 पॉइंट्स यूज करने होंगे। वहीं पे सेक्टर लॉट से 9 से अनडाइंग विंग में ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है ब्रेक थ्रू करने के लिए। यहाँ पे ये ह्यूमन से भी बहुत ज्यादा अनबिलीवेबल अमाउंट में ट्रेस को मांगते हैं। और वो कहते हैं कि अगर बात करें क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन की, तो तुम्हें इसके लिए स्पेंड करने वो 6.2 मिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स। और यहाँ पे तुम्हारी लक की भी जरूरत है, क्योंकि अगर तुमने इतने पैसे को भी खर्च कर दिया तो हो सकता है कि तुम्हारी ये रिक्वायरमेंट्स पूरी ना हो कि तुम्हारे सेक्टर लॉट से अनडाइंग विंग में ब्रेक थ्रू होने के लिए। इसलिए तुम्हें ये 100% गारंटी नहीं मिलती है कि तुम अनडाइंग विंग अपने क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन को बना ही पाओगे। तो ये सुनकर लूफेंग का हार्ट भी क्रैश हो जाता है और कहता है कि 6.2 मिक्स्ड एलिमेंट्स तो लक, ये तो बहुत ज्यादा है। अभी के मर्तबा पूरे के पूरे ब्लैक ड्रैगन माउंटेन स्टारफॉल को भी बेच दिया जाए तो टोटल वर्थ इट करता 3 लाख मिक्स्ड एलिमेंट्स की। जो
तो बाता आगे बोलती है कि जब तुम्हारे टीचर ने अपना ब्रेक थ्रू किया था वो भी सक्सेसफुली, तो उस वक्त उनका क्लाउड कंटेंट वन अपने अंडाइन बैंक में आ चुका था जो कि बहुत ही पावरफुल था। यहाँ तक की बात करें तो उनकी क्लाउड कंटेंट वन किसी भी नॉर्मल अंडाइन बैंक से बहुत ज्यादा पावरफुल थी और तुम्हारे टीचर के पास उसके पास था। और जब भी तुम्हारे टीचर अपने उस क्लाउड कंटेंट वन को यूज करते थे तो उनकी पावर डबल हो जाती थी, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्गर एनिमी को भी वो हरा सकते थे और यहाँ पे उन्हें मारना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो लू फेंग कहता है कि क्या बहुत मुश्किल हो जाता मारना, लेकिन लू फेंग मन में सोचता है फिर भी तो वो आखिर में मार ही गए। और लू फेंग भी नर्वस होते हुए कहता है कि पॉइंट्स पॉइंट्स मुझे पॉइंट्स की जरूरत है। और अभी के मर्तबा लू फेंग को इसकी सख्त जरूरत थी हर एक जगह पे, क्योंकि लू फेंग पहले भी मनी के पीछे भागता था, लेकिन अब के मर्तबा लू फेंग पॉइंट्स की तरफ भागता है और मैं सब्सक्राइबर्स की तरफ भागता हूँ, इसलिए आप लोग यहाँ सब्सक्राइब कर दो। और अब फिर हमें यहाँ आगे बताया जाता है जहाँ पे लू फेंग कहता है कि ये इसका ब्रेक थ्रू करना बहुत ही डिफिकल्ट है। इस क्लाउड कंटेंट वन को सेक्टर लॉट तक ले जाने में मुझे 120k पॉइंट्स लगने वाले हैं, जो कि अपने आप में ही सर दर्द है। और यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे टाइम स्पेस स्क्रिबर्स के लिए पॉइंट्स चाहिए, यहाँ के क्लाउड कंटेंट वंस को भी रिक्वायर्स है पॉइंट्स के लिए, यहाँ तक कि यूनिमो प्लान शिप को भी रिक्वायर्स चाहिए पॉइंट्स के लिए, यहाँ तक कि मुझे टॉप पे आने के लिए भी पॉइंट्स की जरूरत है। और लू फेंग कहता है कि अभी के मर्तबा मेरे पास जितनी भी ताकत है मैं उससे नहीं कर सकता हूँ कि मैं इतने सारे पॉइंट्स को हासिल कर सकता हूँ। और अभी के मर्तबा लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो इसके बारे में सोच रहा था कि आखिर वो इन सबको कैसे करेगा। और अब फिर हमें क्लास को दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर आ चुके थे। और अभी के मर्तबा हमें क्लास में 2 रूम्स को दिखाया जाता है जहाँ पे 100 एब्सोल्यूट बिगनिंग मेंबर्स आ जाते हैं, उनके सामने टीचर आते हैं, उनके सामने बुक कर। तो हमें एक डेमन को दिखाया जाता है जो कि 30 मीटर लंबा होता है और वो एक अंडाइन बीइंग होता है। और यहाँ पे वो अपने रूम में आता है जिसके सर पे 3 ऑर्न्स होते हैं। और अभी के मर्तबा वो आके क्या आता है कि चलो तुम सबकी स्टडी स्टार्ट होने वाली है। वो अपने ऑरा को भी रिलीज कर रहा था जिसके सामने कोई भी बोल नहीं सकता, सबकी बोलती बंद हो चुकी थी और यहाँ पे कोई बंदा बोलने की लायक में नहीं था। और यहाँ पे अंडाइनमेंट का रूल भी था कि कोई भी मेरे क्लास में बोलेगा नहीं, अपनी यहाँ पे गॉड है। और फिर यहाँ पे वो सबको पढ़ाने लगता है और अभी के मर्तबा यहाँ पे वो बहुत ही अच्छे से पढ़ाता है और उसके सामने गोल्ड ओरिजिन लॉ भी आती है और उसके बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ाने लगता है। और थोड़ी देर बाद ही क्लास खत्म हो चुकी होती है। और फिर यहाँ पे लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि पीछे जाने के लिए होता है, लेकिन तभी के मर्तबा वो ये के दिखे देखता है जो कि पहले से ही क्लास में जा चुका होता है। और फिर लू फेंग कहता है कि वो इतनी जल्दी यहाँ से चला गया, मुझे तो गुड बाय बोलना भी चाहिए था। और वो कहता है कि वो आधे रास्ते में चला गया, लेकिन लू फेंग कहता है चलो मैं उसको कॉल कर देता हूँ। लेकिन जब वो कॉल करता है तो कॉल कट हो जाता है और लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है कि शायद ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉल यूजुअली ट्रेनिंग के टाइम या फिर लाइफ एंड डेथ के टाइम यूज करना होता है, जो कि यहाँ पे वो अपने कॉल को डिस्कनेक्ट पे रखते हैं कि कोई भी कॉल करेगा तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे इसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। और फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो उस लेसन को कंप्लीट करने के बाद यहाँ जल्दबाजी नहीं करता है अपने टेक्निक्स को चूज करने के लिए गोल्डन और बेस्ट के लिए। और अभी के मर्तबा वो कहता है चलो मैं अनडाइंग अल्टार और फैंटेसी ओशियन में जाके देखता हूँ कि आखिर मेरा मर्तबा वहाँ कैसा चलता है। और वो कहता है कि अभी के मर्तबा यहाँ पे मुझे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड पॉइंट्स चाहिए और यहाँ पे मुझे और भी पॉइंट्स चाहिए फ्यूचर के मर्तबा में। और मैं कहता हूँ कि मुझे अभी पॉइंट्स की जरूरत है। वो कहता है कि एवेनली ब्रिज मुझे इस सेम पॉइंट्स नहीं मिल पाएंगे। और यहाँ पे वो कहता है 2 डोमेन लॉर्ड यीकेन जावो जी। यहाँ पे लू फेंग कहता है चलो मैं देखता हूँ कि आखिर में कैसे पॉइंट्स को ले चलता हूँ। और फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है चलो मैं पहले अनडाइंग अल्टार फैंटेसी ओशियन को देख लेता हूँ। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आखिर लू फेंग उन अनडाइंग अल्टार और फैंटेसी ओशियन को कैसे कर पाता, क्या लू फेंग उसमें पास होकर पॉइंट्स को एक्वायर कर पाता या फिर नहीं, या फिर लू फेंग को उनमें से पॉइंट्स मिलने ही वाला नहीं है, क्योंकि वो सभी बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाले हेवनली ब्रिज की तरफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं क्या होने वाला है। तब तक के लिए बाय।